अब न ये बर्दाश्त होगा न करना चाहिए। एक मखसूस जमात को फेवर करना इतना आसान नहीं। सख्त तनकीद, सख्त रद्द अमल का इजहार आईनी ब्रेक डाउन हो सकता है, अपनी ही हुकूमत को मुश्किल में डालेंगे। इनकी अपनी अब आगे सर्वाइवल की भी जान गए। हुकूमत इसमें अकेले नहीं है, इसमें उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट है। नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग नाकाम हो गई है। ये हैं वोट की इज्जत वाले और ये हैं सिविलियन बालादस्ती वाले। एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर ये मरियम साहबा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर शदीद तरीन तनकीद की है। बहुत सख्त जुमलों का इस्तेमाल। क्या कहा उन्होंने, मुलाहिजा कीजिए। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। मरियम नवाज़ पैगाम दे रही हैं कि अब न ये बर्दाश्त होगा न करना चाहिए। अब एक मखसूस जमात को फेवर करना इतना आसान नहीं, इसको रहने देंगे आपके लिए। इसके ऊपर अपने तजियाकारों से बात करेंगे कि जो मरियम नवाज़ बल्कि उनकी पार्टी की लाइन है, क्या इसके इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जमा खातिर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हुआ जिसमें अहम फैसला होना था कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या उनका रद्द अमल होगा। वहाँ से खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। बल्कि अगर कोई ऐसे नुकात हैं या पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रुकावट बन सकती है या इब्हाम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक इम्प्लीमेंटेशन में, तो उनको पॉइंट आउट कर लिया जाए और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेंगे। ये भी आगे जाकर ज़रा डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि जो मरियम नवाज़ ने बात की है, बड़ी सख्त तनकीद, सख्त रद्द अमल का इजहार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, और ये जो पैगाम दिया है इससे नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो मरियम नवाज़ बात कर रही हैं, इतने शदीद सख्त जुमलों का इस्तेमाल और वाज़े पैगाम, क्या असर होगा इसका? अच्छा अलीना, मरियम नवाज शरीफ के बयान पे आने से पहले मैं थोड़ा सा जो रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया शाहज़ेब खानज़ादा के शो पे, उस पर भी बात करना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से ये दोनों जो बयान हैं ये जुड़े हुए हैं और उन दोनों का इशारा एक ही तरफ है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा रात को शो पे कि उनको ये फीलिंग है कि शायद अगले 10 दिन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन हो सकता है। अब एक सीनियर मिनिस्टर, एक सीनियर पॉलिटिशियन लाइव टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई आईनी ब्रेक डाउन हो सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस बयान है, मेरे ख्याल से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो क्यों ये बात कर रहे हैं? अगर आप बाकी उनका इंटरव्यू देखें, उसमें वो इल्ज़ाम किस पे डालते हैं? अदलिया पे। वो कहते हैं कि अदलिया जो है वो अपनी मर्जी के फैसले कर रही है, अदलिया जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में पड़ गई है, इस वजह से हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इसी किस्म का कुछ जो बयान है वो मरियम नवाज शरीफ ने भी दिया है। उन्होंने सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो डाला है अदलिया पे। अब मुझे लगता है अलीना, देखिए मैं कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, जो मेरी रीडिंग है सिचुएशन की, मुझे लग रहा है कि शायद हुकूमत अब आने वाले दिनों में जो अदालत की तरफ से फैसले आएंगे जो उनके हक़ में नहीं होंगे और जो पीटीआई के हक़ में होंगे, उनको शायद मानने से इनकार कर दे, जिसका मतलब कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो सकता है। अब जैसे कि ये रिज़र्व सीट का मामला है, मेरी राय में अलीना, और जो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से हुकूमत जिस हद तक जा सकती है वो जाएगी कि पीटीआई को ये रिज़र्व सीट्स ना मिले। और अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनेगा। दूसरी जानब जो ये बात की जा रही है पीटीआई पे पाबंदी लगाने की,
अलीना, मुझे लगता है कि इसको भी हमें नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ, अगर हुकूमत के पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं तो ये बात यहाँ पे भी जा सकती है कि पाबंदी की तरफ जाएं ताकि उनको रिजर्व सीट ना दी जाए। तो अगर ऑप्शंस की कमी हुई तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन को, तो इसका मतलब ये है अलीना कि आने वाले दिनों में कॉन्फ्रंटेशन हुकूमत और अदलिया के बीच में बढ़ेगी। अब मरियम नवाज ने जो बात की, मरियम नवाज शरीफ जो बात कर रही हैं वो 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया उनके बारे में बात कर रही हैं। अब ये सिर्फ 8 जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, इन 8 जजेस में से एक जो है वो आपके अगले चीफ जस्टिस है, जिन्होंने उस फैसले में जो ऑथर थे उस फैसले के जो रिजर्व सीट का आया। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं ये अक्टूबर में हमारे चीफ जस्टिस बन जाएंगे और अगले 3 साल रहेंगे। उनके बारे में चीफ मिनिस्टर कह रही हैं कि वो ये जो जजेस हैं ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और जो इनकी पसंद की पार्टी है उसमें वो चाहते हैं कि लोग जाएं ताकि एक शख्स को वापस लाया जा सके। इसका मतलब कि एक किस्म का ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है, अगले चीफ जस्टिस के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा होगा। और ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है अलीना, ये भी कहना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता इस किस्म के बयानात क्यों चीफ मिनिस्टर साहिबा दे रही हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन इन सारी चीज़ों से लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अदलिया और ख़ास तौर पर जो अगले चीफ जस्टिस हैं और हुकूमत के बीच में कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगी और ऐसे बहुत से फैसले होंगे जिसको शायद हुकूमत मानने से इनकार करते हैं। अच्छा, वैसे सिर्फ क्या ये वाकई 8 जजेस के लिए, क्योंकि मजीद जजेस भी तो हैं जिन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया है कि तहरीक इंसाफ के जितने एमएनएस जिन्होंने 39 हैं, जिन्होंने डिक्लेरेशन जमा करवाई है, उनको भी सीट मिले, तो एक तरह से पीटीआई को तो वो भी बेनिफिट कर रहे हैं। अरिया, लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ जो उन्होंने बात की, उन्होंने बात स्पेसिफिकली एक फैसले की और उन्होंने बात की रिजर्व सीट वाले फैसले क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा नून लीग को इस तनकीद से या इस सख्त रद्द अमल से? आप अपनी ही कोई फ़ायदा नहीं होगा अलीना, आप अपनी ही हुकूमत को मुश्किल में डालेंगे एक इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्फ्रंटेशन करके इन हालात में जब पहले ही आपके मैंडेट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उमर चीमा साहब, इतनी सख्त पोजीशन अदलिया के खिलाफ, यहाँ तक कि अभी जैसे बेनज़ीर ने भी हवाला दिया, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आने वाले दिनों में इंतहाई सूरत हाल भी हो सकती है। तो सर, नून लीग चाह क्या रही है आपके ख्याल में, क्या हासिल होगा उसको? अब देखिए, जो ख्वाजा साहब का कल का भी इंटरव्यू है या उससे पहले भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं और बाज़ का कोई चीज़ों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते और वो दूसरों पे डालते हैं जी कि फलां लोग बात कर रहे हैं तो वो क्रेडिबल लोग हैं, लिहाजा उनकी बात में वजन हो सकता है। और साथ खुद ये कह देते हैं कि मुझे भी लगता है कि कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो अदलिया को एक डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये एक बैलेंस ऑफ पावर की एक उनकी अपने लेवल पर एक नई कोशिश है कि भाई हम हुकूमत हैं, आप हमें बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, आप अपोजिशन की उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, हमारी आप परवाह नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि इनकी अपनी अब आगे सर्वाइवल की भी जंग है, क्योंकि अगर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है ये सेटल डाउन हो जाता है तो उसके बाद जो है कोई 8 फरवरी वाला आ जाएगा। तो फाइनली ये हुकूमत के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो उनको यही लगता है कि जैसे अगर हमने मुज़ामत ना की तो हमें सामने एक मौत ही नज़र आ रही है, हम जल्दी फौत हो जाएंगे कि अगर 3 माह नहीं तो 6 माह, कोई ना कोई इतना टाइम हम निकाल नहीं सकते, तो लिहाजा हम जल्दी एक इस पर अपनी एक एफर्ट शुरू कर दें। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हुकूमत इसमें अकेले नहीं है, इसमें उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ। और ये अब जो तमाम अदारे हैं ना वो एक क्लैश की शक्ल में है, यानी कि वो आपस में लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मुझे कोई इसमें फाते नज़र नहीं आ रहा। ये अदलिया का भी ख्याल है कि वो फाते हो जाएगी, क्योंकि अदलिया की अगेन जो उन्होंने अपना एक फैसला है उसके लिए उनको एक एग्जेक्टिव की पावर चाहिए होती है ना। अदलिया की तो एक अपनी एक मॉरल अथॉरिटी होती है या उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है यानी कि उसके तहत वो जो डिसीजन लेते हैं उसकी आगे एग्जीक्यूशन का एक मैकेनिज्म है, तो वो उसमें तो आगे एक सारी एक इंतज़ामी मशीनरी आ जाती है। तो ये अदारों की लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरा मुल्क सफ़र करेगा, मज़ीद सफ़र करेगा। इसमें कोई भी ये समझेगा कि हम इस पर दूसरे पर गालिब आ जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं।
ये टेंशन बढ़ती जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है जी कि नहीं देख लेते हैं, हम लड़ाई होने देते हैं, हम यानी कि जी अब एक दफ़ा हो ही जाए। तो मुझे नहीं लगता, यानी कि हो सकता है कि वो लोग जो हैं 6 माह बाद या साल बाद भी इसी नतीजे पर पहुंचे जब हमने अपना काफ़ी एक नुकसान भी किया हो। और मैं पहले भी एक बात कर चुका हूं कि इसका आगाज जो है ना, या ये तय करना कि जो अभी मरियम नवाज ने बात की है, ये मरियम नवाज ने जो बात की है ये कोई अचानक तो शुरू नहीं हुई ना। अच्छा, इसकी भी एक पीछे हिस्ट्री है। वो अपने लेवल पर अपने आप को विक्टिम समझते हैं। वो समझते हैं कि अदलिया ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। जब हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, अदलिया जो है वो हमारे शामिल थी, ज्यादती करने में शामिल थी। अब जब हमारे खिलाफ जो अब हम गवर्नमेंट में आए हैं तो फिर भी अदलिया हमारे खिलाफ है। तो अब ये तय करना मुश्किल है कि कौन इसमें जालिम है और कौन मजलूम। बाज का जो है ना, ये एक बड़ा एक विश्वस किस्म का एक मनहूस किस्म का चक्कर है कि कभी कोई जालिम हो जाता है, कभी कोई मजलूम हो जाता है। और इसका सवाए इसके कि ये डायलॉग करें, सवाए इसके कि एक दूसरे की ताकत को, अहमियत को भी उसका एहसास करें और कोई एक काबिल अमल हल तलाश करें, ऐसा हल कि जिससे पेचीदगियाँ ख़त्म हों, जिससे जो सोसाइटी में ये तलही बढ़ रही है वो ख़त्म हो। वो उसके बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। अब यही देखें ना, अदलिया ने फैसला तो दे दिया है। अब जो इलेक्शन कमीशन के पास गया हुआ है तो वो कह रहे हैं जी कि हम इस पर अमल करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने भी आगे बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए हैं कि आप जरा बताएं कि अगर आप इस फैसले को एब्सेंट करें थोड़ी देर के लिए कि ये मौजूद नहीं है, तो हमें कोई कह दे कि आपने इस फैसले पर अमल करना है, तो कोई कानूनी तरीका तो हमारे पास मौजूद नहीं है। आप इसमें भी हमारी रहनुमाई करें। अब जो अदालत उसमें रहनुमाई करते हुए आइन की नए सिरे से तशरीह करेगी या उसको ओवर स्ट्रेच करेगी, तो एक की साइड पे जो है वो उनको बड़ी उनकी करेक्शन हो रही होगी, रेक्टिफाई हो रही होंगी चीज़ें। जो दूसरी साइड है उसके ख्याल में वो उनको बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ वे जाके उनको एक फेवर कर रहे होंगे। तो मुझे इस तरह से ये जो तरीका चल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि हमने कोई एक बड़े हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उससे पहले हम रुक सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रोक सकते तो फिर हम हादसे से वापस आएंगे, यानी कि उससे कम पर नहीं होगा। ये नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है कि न खेलेंगे ना खेलने देंगे। नहीं, अब तो यही है ना, वो अपनी तरफ से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम डराने में कामयाब हो जाएं, वो होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस दफा गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे है, सर ये आपकी बड़ी दिलचस्प, ये जो आपने कही है ना, ये ऑब्जर्वेशन जो आपकी है ना बड़ी दिलचस्प है। मैं जरा बाकी सबसे इनिशियल टेक अवे ले लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्यों दिलचस्प है। आपसे ही सवाल करूंगी आके। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है या नून लीग के बेशतर रहनुमा यही बात जब से फैसला आया कर रहे हैं, ये पोजीशन बड़ी सख्त, लेकिन क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं था नून लीग के पास? मैडम शेख, पहली बात तो ये सवाल का जवाब ले लें कि कुछ हासिल वसूल इन सारों को नहीं होगा। नुकसान होगा इन मुस्लिम लीग का भी, इनका भी और मुल्क का भी। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, अहम है मुल्क। मुल्क का नुकसान होगा, हो रहा है और आइंदा भी होगा। दूसरी बात, मरियम नवाज ले लें, अता तारड़ ले लें, ख्वाजा आसफ ले लें या इसहाक डार साहब ले लें, सब कुछ एक बाकायदा मनसूबा बंदी से ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पता नहीं सिस्टम लपेटा जा रहा है और शायद इमरजेंसी लग जाए, शायद कुछ लग जाए। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब अगर मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं और तहरीक इंसाफ की वापसी हो गई है तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर में ले लेगी, नवंबर में ले लेगी। तो ये बका का मामला है दोनों तरफ से वो एक सर्वाइवल की जंग है। ज़ाहिर है एक मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। और तीसरी तरफ एक और है, मूडीज़ कह रहा है कि कमज़ोर मैंडेट है, फिच कह रही है कि 18 महीने के बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, बाहर और अंदर सारे कह रहे हैं, सब के सब कह रहे हैं कि धांधली की तहकीकात करवाएं और गवर्नेंस परफॉर्मेंस इनसे मसले का हल हो नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग नाकाम हो गई है, तो लिहाजा इस वक्त एक घड़मास मचा हुआ है। अब मैडम शेख इससे नफरत देखें, इंतकाम और नफरत देखें मरियम नवाज साहबा के लहजे में। हारा हुआ शख्स, भाई कहाँ हारा है? कोई आपके ख्वाब में हार गया था?
आखिरी इतला तक तो उसने ऐसा हराया कि सारे ही फारिग हो गए हो, तो कहाँ आ रहा है इमरान खान। दूसरी बात है मैडम शेख, माशाल्लाह चश्मे बदूर, पीटीआई मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने से मुल्क गैर मुस्तहकम होगा। ज़रा माइंड सेट इनका मुलाहिज़ा फरमाएं। ये इनको हम कहते हैं ये जमहूरियत पसंद हैं, ये जमहूरी लोग हैं, और इनको हम कहते हैं कि इनके पीछे लग के हम जमहूरियत की असल मेराज को पहुँचेंगे। ये हैं वोट की इज्जत वाले और ये हैं सिविलियन बालादस्ती वाले। मतलब बल्ला छीनने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड ले लेने से तरीके इंसाफ से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब मैंडेट चोरी करने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब मखसूस नशिस्तें खैरात में लेने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब हद के इज्जत कानून बनाने से मुल्क मुस्तहकम हुआ होगा, मतलब इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और पीटीआई पर बैन लगाने से मुल्क मुस्तहकम होगा, मतलब इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान कहने से मुल्क मुस्तहकम होगा। मैडम शेख यहाँ मुझे याद आ रहा है, कई मरतबा भूल गया, 9 जनवरी 2018 मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ फरमा रहे हैं, लीडरों को माजी में बागी बनाते रहते हैं, लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था, लेकिन हमने इसे बागी बनाया। हम सब पाकिस्तान पर रहम करें, कहाँ तक ले जाएंगे इस मुल्क को। तो मरियम नवाज साहब आए, एक उस पर भी अज़मा बुखारी और मरियम नवाज साहब आए, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वो भी मेरे ख्याल से बगावत के मुर्तकब हुए हैं। तो मैडम शेख मुजीबुर रहमान कहने से किसी अपने सियासी अपोनेंट जिसको आप सियासी मैदान में ना हरा सकें मुल्क मुस्तहकम होगा, साइबर क्राइम एजेंसी बनाने से मुल्क मुस्तहकम होगा, पीका कवानीन नाफिज करने से मुल्क मुस्तहकम होगा, एक्स बंदिश और फायरवाल लगाने से मेरे ख्याल से मुल्क मुस्तहकम होगा, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और टैक्सों की भरमार करने से मेरे ख्याल है मुल्क मुस्तहकम होगा, अपने बजटों में इजाफे और हम गरीबों के बजटों को सवा सत्यानाश करने से मेरे ख्याल से मुल्क मुस्तहकम होगा, और रिजेक्टेड होकर सिलेक्टेड होने से मेरे ख्याल है मुल्क मुस्तहकम होगा, और सियासी मैदान में हार जाने से और बाकी सारे हथकंडों से मेरे ख्याल से गेम जीतने की कोशिश में मुल्क मुस्तहकम होगा। मैडम शेख 8 में यही सुप्रीम कोर्ट है, मैं अभी बेनज़ीर साहबा ने कहा कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने वाले, वैसे आज नज़रसानी अपील में भी बड़ी शानदार किस्म की वो हेयरिंग हुई जिसमें 2-1 से मेरे ख्याल से जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ थे, फाइज काजी साहब एक तरफ थे। खैर तो 8-5 जो 8 जजेस हैं उनमें 5 चीफ जस्टिस हैं अगले। ये है, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, जी मैं फाइनल पे आ रहा हूँ, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, इनको जस्टिस कयूम चाहिए। इनको उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया जब इनके सारे खानदान को यही अदलिया रिलीफ दे रही थी, और दिया सब के सब इक्तदार में है बिकॉज ऑफ अदलिया, अदलिया की मेहरबानी से। अदलिया का शुक्रिया अदा करें, अदलिया के आगे जाके तो नफल पड़े सुप्रीम कोर्ट के आगे और हाई कोर्टों के आगे तो फिर भी नहीं है। बाहर भिजवाया इनको अदलिया ने, वापस आने का इनको ज़मीन दी अदलिया ने। तो ये अदलिया पर चढ़ाइयाँ कोई आज की बात नहीं है, और ये लहजे ये आज की बात नहीं है, लेकिन नुकसान होगा इनका तो खैर मैटर ही नहीं ये करते, मुल्क को नुकसान होगा और हो रहा है और आइंदा भी होगा। एजाज सैयद साहब, मसला बताऊं क्या है, भट्टी साहब ने जो एग्जाम्पल दी तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली वो करती थी, लेकिन नून लीग शायद वो देख रही है कि उनको तो फ़ायदा होता है इस चीज़ का, जब दबाव बढ़ाया जाता है तो फिर उनके हक में फ़ैसले आ जाते हैं। तो क्या इसी डगर पे चल पड़े हैं ये, और क्या हासिल होगा नून लीग को इससे? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहले तो ये कि जो मरीम नवाज साहिबा का बयान है वो पहली दफ़ा जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो मुखासमत जारी थी, तो नून लीग की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह का बयान आना, इसका मतलब है कि जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के अंदर अब नून लीग फार्मली शामिल हुई है और वो इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में गई है। आम तौर पे होता ही है कि हुकूमतें होती हैं वो फ्रंट पे होती हैं, पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती है। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी अदलिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अदलिया बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रही थी और इस्टेब्लिशमेंट को कोई रेस्क्यू प्रॉपरली किया नहीं जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब की कोई पब्लिक अपीयरेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं है, तो नतीजे के तौर पे मरीम नवाज साहिबा सामने आई हैं। और मरीम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया है वो बयान जिस तरह कि यहाँ पर कहा गया कि जी उनको अपना भी गम है। पहली बात तो ये कि अपना जो उनको गम है अदलिया का, कि अदलिया ने उनके खिलाफ फैसले दिए थे, अपना गम उनको किसी और का था।
किसी और का नाम लेते थे और फिर उससे डील करके वापस आ गए और अब अदलिया का नाम लेने लग पड़े। जब अपनी बारी थी तो नाम किसी और का लिया जाता था और फिर वो उससे जफ्फी डाल ली, खुद वापस आ गए। अब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर ये मरीम साहिबा आई हैं और मुझे बड़ा दुख लगा है कि मरीम साहिबा की तरफ से ये बयान आया है। मरीम साहिबा का एक फ्यूचर था। देखिए, बिलावल और मरीम का अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे आज के दिन में बिलावल खामोश हुआ ज़्यादा बेहतर लगता है। मरीम के बोलते हुए से बिलावल ज़्यादा उसका वेट बन रहा है और बिलावल का वेट इसलिए बन रहा है कि बिलावल के जो वालिद साहब हैं वो और वालिद साहब के नॉमिनीज़ या उनकी पार्टी के नॉमिनीज़ गवर्नर्स तो हैं, गवर्नमेंट का बज़ाहिरी एक पोर्शन उनके पास है, लेकिन बिलावल अपना डिस्टेंस रख रहा है। और मरीम नवाज साहिबा आज इस तरह के बयान दे रही हैं और कल यही बयान इनके मुंह पे आएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 1999 में अपनी गवर्नमेंट के खात्मे से कुछ अरसा पहले फौजी अदालतें बनाई थी और उस वक्त इन पर शदीद तनकीद की गई थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि ये अदालतें ना बनाएं, ये आप अदालतें बनाकर आप ज्यादती कर रहे हैं। बाद में वही हुआ कि जब 12 अक्टूबर 99 हुआ तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें उसी अदालत में पेश किया गया जो स्पेशल खसूसी अदालतें थी। फौजी अदालत मैंने कह दिया, खसूसी अदालतें बनाई थी इन्होंने, उसी अदालत में इनको पेश किया गया। बाद में अभी लास्ट टाइम ये आए हैं, लास्ट टाइम पे आके भी ये इसी तरह की अदालतें बनाते रहे और बाद में इसी तरह के कवानीन, पीका के कवानीन बनाते रहे और वो जब जूं ही इनकी हुकूमत खत्म हुई है वही कानून इनके ऊपर लगते रहे। आज मरीम साहिबा जो बातें कर रही हैं वो बातें कल खुद इनका पीछा करेंगी और कल ये जिनके लिए बोल रही हैं उनके साथ फिर कुट्टी हो जाएगी। ये दोस्ती, ये जो ताल्लुक है ये मुस्तकिल का ताल्लुक नहीं है, ये जरूरत का ताल्लुक है। वो सिर्फ किसी के लिए बोल रही हैं या उनका अपना मफाद भी इसमें शामिल है और वो कन्विक्शन के साथ अपना मफाद देखिए ना, उनका अपना मफाद किसने उनको दिया? उनका अपना मफाद उसने उनको दिया ना जिनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया। अगर हाथ ना मिलाया होता तो अपना मफाद भी ना मिलता। इसलिए देखिए, ये इसलिए उनका साथ दे रहे हैं कि उन्होंने भी इनको कुछ ना कुछ तोहफा दिया हुआ है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुझे इस पैनल में, हमारे मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं ना हम सारे, इस पैनल में जो लोग नून लीग की हिमायत भी करें वो भी नहीं कह सकते कि 8 फरवरी के इंतखाबात बिल्कुल फेयर हुए हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात भी करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करें, पीटीआई की भी बात करें, कोई ये कह सकता है हम सब में से कि 8 फरवरी के इंतखाबात आइडियल हुए हैं और जो कुछ 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले हुआ है वो बिल्कुल ठीक था। और अगर कोर्ट ने आके ये फैसला दिया है, बिल्कुल ये कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर आप एक लीगल रास्ता है वो अपनाएं, लेकिन ये लीगल रास्ता नहीं अपना रहे। अभी ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया, ख्वाजा साहब बड़े सीनियर और संजीदा पॉलिटिशियन है, वो दूर से आते हुए तूफान को पहचान लेते हैं और अपनी बड़े सलीके से उस तूफान के बारे में पहले आगाही दे देते हैं, जिसने जो समझना वो कर ले। ख्वाजा साहब ने इतला दे दी है कि खिलाफे आइन, मावराए आइन काम होने जा रहा है, अब जो बंदोबस्त करना है आप कर लें। लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये बात दुरुस्त है कि अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होगा, लेकिन ये मामला माजी में हम देखते आए हैं, एक पार्टी आती है वो बैठती है, पीछे से उसने डील की होती है, कभी नून लीग होती है, कभी पीपल्स पार्टी होती है और पीटीआई वाले तो अभी उस प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इसके ऊपर आज जो इजलास हुआ, रद्द अमल आया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके उसको भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिब्रेशन के बाद ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, बल्कि अगर कोई ऐसे रुकात हैं जिनमें इबहम पाया जा सकता है या रुकावट बन सकते हैं अमल दरामद के अंदर, तो उनकी निशानदही कर ली जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद रहनुमाई हासिल की जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि किसी भी तरह से कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इंतखाबी निशान से मुतल्लिक, उसको गलत इंटरप्रेट नहीं किया। उन्होंने जो उस हालात वाक़यात थे, यानी पीटीआई ने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, उसके मुताबिक बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। ये भी कहा है कि जिन 39 MNAs को पीटीआई का MNAs करार दिया गया, पार्टी डिक्लेरेशन उनके पास थी, उनको पीटीआई का ही तस्वुर किया गया, और जिन्होंने यानी 41 उम्मीदवारों ने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर किया
और उनके पास कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं थी, तो उनको फिर आज़ाद डिक्लेयर किया। ये पूरी की पूरी वजाहत करते हुए ये भी लिखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हैं बाकी 4, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल मज़े का खेज़ और गलत है। जमा खातिर ये भी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक करारदाद पास हुई है आज, जिसमें इसी तरह का मुतालबा दोहराया गया है। उमर, आप कहिएगा, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट, ये जो नून लीग जिस तरह का बयान दे रही है, मरियम नवाज़ जो बात कर रही हैं, हुकूमत के साथ इस वक्त खड़ी है और वो कन्फ्रंटेशन चाहती है कि जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह हो। लेकिन ये जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला आया है, फिर इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही इल्ज़ाम लगाती आई है, या उनका मौक़िफ़ ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी सारा कुछ ये इस्टेब्लिशमेंट की इमा पे ही कर रहा है, या इलेक्शंस में जो धांधली हुई उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का सारा कसूर और उनकी विकेट पे खेल रहे थे। तो आज जो फैसला हुआ है वो क्या सिग्निफाई करता है? अलीना, एक तो इमरान खान ने हर बंदे को गालियां दे दे के ना अपने खिलाफ किया है, और जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने जब डस्का वाला रिजल्ट उसके इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट किस साइड पर खड़ी थी? इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ खड़ी थी। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि वो उस इलेक्शन को कलअदम करार ना दें। इसी तरह जो 2021 में सेनेट के इलेक्शन हुए, तो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जो ज़िमनी जो सीटें खाली हैं उन पर ज़िमनी इलेक्शन ना कराए जाएं। उनका ये ख्याल था कि ऐसा ना करने से पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या पीटीआई को फ़ायदा होगा, लेकिन उन्होंने कराए। अब ये है कि बाद में इवन जब ये मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वाली बातें चलती थी, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन में इनको 15 सीटें मिली थी पंजाब से, इमरान खान अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में कह रहा था कि ये इलेक्शन ठीक हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ठीक रहे हैं, लेकिन ये हमारी पब्लिक पोजीशन नहीं होनी चाहिए। पब्लिकली हमने ये कहना है कि इन्होंने धांधली की है। अब जो है ना, अब आते हैं जो हाल में, यानी कि मैं ये आपको पहले माजी की बात बता रहा हूँ। जहाँ तक इसका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, मेरे ख्याल है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक था। अब हम बाज़ का जिनको विक्टिम तस्वर करते हैं ना, हम अनजाने में हम ये समझते हैं कि ये कानून से बालातर है, इन पर कोई कानून अप्लाई नहीं होता चूंकि वो विक्टिम है। लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उसको आगे पेशावर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, आगे वो जो है उधर गया सुप्रीम कोर्ट में भी, उधर भी बरकरार रखा। अभी जो है यानी कि बहुत सारे लोग काजी फायजी साहब पे इतनी तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई कानूनी जवाब नहीं फराहम कर रहे होते कि वो किस तरह उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वैलिड कर सकता था। हाँ, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं, ये एक इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इसकी इंटेग्रिटी आज ये जो फैसला किया गया है कि अमल दरामद होगा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर देखिए, इसमें उन्होंने ये कह के अमल दरामद होगा, बेसिकली उन्होंने 7 सवालात उठाए हैं कि हमें समझ नहीं लग रही कि हमने इस पर अमल दरामद कैसे करना है। उन्होंने लिखा है कि जो 39 सीटें हैं या 39 उम्मीदवार जो कि कामयाब हुए, उन्होंने अपनी एफिलिएशन का जिक्र किया था कि उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, लेकिन उन्होंने साथ कोई टिकट या एक होता है पार्टी की तरफ से जी कि हमारा ये कैंडिडेट है, एफिलिएशन तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने जारी नहीं किया, टिकट वगैरह उनके पास नहीं था, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है कानून के मुताबिक उनको आज़ाद ही डिक्लेयर कर सकता था। जो दूसरे हैं 41 हैं, उनके बारे में उन्होंने ये बात की है कि इन्होंने तो अपनी एफिलिएशन भी शो नहीं की थी, कि उन्होंने अपनी वाबस्तगी का इजहार नहीं किया था। आपको याद होगा कि इवन सुप्रीम कोर्ट में भी यही प्रॉब्लम था। काजी फायज साहब 39 की हद तक जो है वो उनको पीटीआई का मान रहे थे, 41 पे जो है प्रॉब्लम था कि ये जिन्होंने अपनी एफिलिएशन ही शो नहीं की, इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने तो अपनी एफिलिएशन भी शो नहीं की थी, और बाद में जो 3 दिन का टाइम होता है उसमें ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। तो चूंकि कानून में तो ऑलरेडी गुंजाइश नहीं है, अब अदलिया का फैसला आ गया है, तो अदलिया हमारी रहनुमाई भी करे कि इसका एक रोड मैप दे कि हम किस अंदाज में इलेक्शन कमीशन वाकई में अमल दरामद करेगा, या फिर एक धीमे अल्फाज में उन्होंने सिचुएशन को संभालने के लिए कह तो दिया अमल दरामद करेंगे लेकिन करेंगे नहीं? आप ये समझें कि नहीं करेंगे, आप ये समझें कि नहीं करेंगे, तो आप मुझे साफ साफ समझा दिया करें ना।
नहीं मैं यानी कि मेरे पास जो है मालूमात नहीं है ना, लेकिन ये है कि मैं उसको अंदाजा लगा रहे हैं हम। मैं इलेक्शन कमीशन को भी मैं यही समझता हूँ, या हम इसको यही फर्ज कर लेते हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चूंकि उसमें वो खुद टारगेट हुए हैं ना, सारा इल्जाम सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर आ गया है कि इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ी है ये जो एलामिया इलेक्शन कमीशन का है ना, इसकी टोन और इसकी जो लफाजी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो उसमें कह रहे हैं। तो जरा इरशाद भट्टी साहब सर आप बताइएगा, आपके लिए क्या सरप्राइजिंग था या खिलाफ तवक्को था इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद करने का फैसला? हैरानगी हुई आपको कि नहीं? पहली मैडम शेख आपकी इजाज़त से मेरे एजाज़ भाई ने कहा कि बोलती मरियम नवाज से चुप बिलावल भुट्टो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जी मेरे भाई, मरियम नवाज को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि नवाज शरीफ चुप हैं और जरदारी साहब चूँकि सब कुछ कर रहे हैं, लिहाजा बिलावल भुट्टो को बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं। सब एक पेज पे हैं, कोई आगे है कोई थोड़ा सा पीछे है। दूसरी बात मैडम शेख, ये इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर किसी भी रूल ऑफ लॉ वाले मुल्क में होता, जमहूरी मुआशरे में होता या जहाँ असूल मंतक होती, ये अब तक घर जा चुके होते, इनको सजाएं मिलती। 3 दफ़ा इस इलेक्शन कमीशन को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आईनी खिलाफ वर्जी की है। कासिम सूरी ने, आरिफ अलवी साहब ने और इमरान खान साहब ने 1 मरतबा की है, और हम थकते नहीं है कि क्यों नहीं चलाते उन पर आईनी खिलाफ वर्जी का मुकदमा। चलाएं, ज़रूर चलाएं अगर उन पे चल सकता है। 3 दफ़ा की है, जमहूरियत का सवा सत्यानाश किया है। इलेक्शन कराची का बल्दियाती हो, वो धांधली ज़दा कितना था आपके सामने है। इस्लामाबाद का बल्दियाती करवा नहीं सके, केपी और पंजाब का करवा नहीं सके, वफाक का पर करवा नहीं सके, आइन को नए सिरे से लिखने की कोशिश। किधर है वो डस्का वाला इलेक्शन कमीशन? ये उम्र भर वजाहतें देते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट वजाहत देती रहेगी कि हमारा फैसला गलत नहीं था बल्ले का, इलेक्शन कमीशन वजाहतें देता रहेगा कि नहीं वो हमने तो सही फैसला किया था। ये सारी उम्र इनकी वजाहतों में गुजरेगी, ये ज़हन में रखिएगा। सर तो हमारे उमर चीमा ने ये वजाहत दी है कि जो कानून के मुताबिक था वो था उनका फैसला, आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसमें उस तरह से बड़ा कोई कानूनी सुकून नहीं पाया गया। मैडम शेख अब आप अंदाजा इससे कर लें कि अब इलेक्शन कमीशन ने 7 सवाल या 8 सवाल और एक लंबा इजलास और उसके बाद इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद करके कहा मानेंगे। भाई आप होते कौन है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने वाले? अच्छा। ये भी एक खबर है कि इलेक्शन कमीशन मानेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो ना माने, आपकी वो क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंजॉय करें। लेकिन ये उम्र भर इनके सवालात इनका पीछा करेंगे। अच्छा। उम्र भर। अच्छा। मेरे लिए सारे मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर आपको सारों को पैसे, प्रोटोकॉल, तनख्वाहें, इंजॉयमेंट सब के सब आप कहिएगा। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है, एटलीस्ट पंजाब हुकूमत तो ये कह रही है, मरियम नवाज साहबा जब ये कहती हैं, या वफाकी हुकूमत से भी इसी तरह की मैसेजिंग आ रही है कि चैलेंज भी कर दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम नहीं मानेंगे, नजर सानी में चले गए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अमल दरामद होगा, कोई मसला ही नहीं है। ये मुतज़ाद पोजीशंस किस तरह से सेटल इन कर रही हैं? लीना, मेरे ख्याल से तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से तकरीबन शायद सभी एक पेज पे है सिवाय अदलिया के। मेरे ख्याल से जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि आपको प्रेस रिलीज जारी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आपने तो फैसला आ गया है, आप काम शुरू करें, आपका तो काम है इस पर अमल दरामद करना। आपको ये प्रेस रिलीज़ ही क्यों इशू करनी पड़ी कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे? अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज़ है, मेरी जो इसकी रीडिंग है वो ये है कि ये इतनी सिंपल है नहीं, इसमें भी लगता है बहुत बट्स एंड इफ्स है कि हम ये करेंगे, लेकिन ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको भी हम देखेंगे। अब वो जैसे कहते हैं कि हम अपनी लीगल टीम से कहेंगे कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिसकी अमल दरामद में रुकावट बन सकता है, उसको आइडेंटिफाई करें ताकि हम अदालत से मुशावरत कर सकें। ऐसा लग रहा है कि इस मामले को थोड़ा सा शायद डिले करने की कोशिश की जा रही। फिर वो कहते हैं कि वो जो 39 MNAs हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा है
कि वो पीटीआई के ही हैं क्योंकि उन्होंने अपना एफिलिएशन, पार्टी एफिलिएशन जमा कराया था। उनके बारे में भी ईसीपी कह रही है कि उन्होंने एफिलिएशन तो जमा कराया था लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन और पार्टी टिकट नहीं जमा कराया था, जिस वजह से आरओ ने उनको पीटीआई का डिक्लेयर नहीं किया। बाकी जो रिमेनिंग 41 है उनके बारे में भी वो कह रही है इलेक्शन कमीशन कि वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में खुद गए थे, तो इसलिए हमने उनको पीटीआई का नहीं समझा। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई टेक्निकलिटी ज़रूर निकाली जाएगी इस इशू को डिले करने के लिए, और रिजर्व सीट्स इतनी आसानी से पीटीआई को नहीं मिलेंगी। अब वो क्या टेक्निकलिटी होगी अलीना, वो अंदाज़ा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आजकल जो हमारे इदारे और हुकूमत हैं वो सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी सोचते हैं। तो अब वो कहाँ जाते हैं और किस किस्म के ऑप्शंस लेके आते हैं ये हमें नहीं पता। बड़े अफसोस के साथ हालांकि ये कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है हमारे पास पहले ही, जब वो 90 दिन वाले इलेक्शंस के ऊपर नहीं हुआ था। अच्छा एहसास आप बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से बार बार ये मैसेजिंग आ रही है, नज़र-ए-सानी अपील भी उन्होंने दायर कर दी है, दूसरी तरफ नज़र-ए-सानी रिव्यू उन्होंने दायर कर दी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने कह तो दिया है कि अमल दरामद होगा, लेकिन कह रहे हैं अगर रुकावटें हैं तो फिर उसके ऊपर मज़ीद रहनुमाई। ये दोनों में तजाद है या फिर हुकूमत लीड कर रही है और बाकी जो आईनी इदारे हैं उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं लेकिन ज़रा नफासत से? बात यह है कि अगर तमाम अदारे अपना अपना काम कर रहे होते तो फिर प्रॉब्लम क्या थी, बहरान क्या था। आपको 8 फरवरी के इंतखाबात से कुछ दिन पहले की बातें मैं याद कराता हूँ। ये हम लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब कोई वाक़या हो जाता है ना तो फिर हम देखते हैं आइन और कानून के मुताबिक था या नहीं था, लेकिन उससे पहले जो वाक़यात हो रहे हैं उनका भी हम देखते हैं कि कोई उसका भी पुरसाने हाल नहीं होता था। आपको याद होगा कि एक तरफ पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान लेने की बात चल रही थी, उन दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ख़बरें आ रही होती थी, और दूसरी तरफ जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का मामला आया था तो आपको अच्छी तरह याद होगा हमने बहुत सारे वाक़यात देखे, कुछ वीडियोज़ भी देखी, और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं पूरे मुल्क में उन्होंने अपने अपने इलाकों से रिपोर्ट भी किया कि बाज़ जो लोग थे, जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, वो अपने कागजात नामजदगी जब जमा कराने आते थे तो पुलिस वाले आते थे पंजाब में इन पर्टिकुलर, वो आके इनसे कागजात छीन लेते थे, या बाज़ सादा कपड़ों में लोग आते थे तो वो इन कैंडिडेट्स को आने नहीं देते थे, यानी कि जो रिटर्निंग अफसर है उसके ऊपर उसके पास कागजात ही जमा नहीं होते थे, और ये ज़्यादातर वो वाले लोग होते थे जो पीटीआई के थे या पीटीआई की हमायत करते थे, जिनके बारे में सारे इलाके को, सारे एरिया को पता था कि ये पीटीआई के हैं या उनकी हमायत रखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जब वाक़यात हुए थे तो क्या इन सारे वाक़यात का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या उस वक्त आला अदलिया ने कोई नोटिस लिया था? कोई याद पड़ता है आपको? वो नोटिस नहीं लिया था। अब ये जो वाक़यात है कि कागजात छीन लिए गए, और उससे पहले के जो वाक़यात हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात में, अगर आपको याद हो तो उसकी समाअत भी हुई थी, मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में जो चौधरी बरादरान है उनकी फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आपको याद है उनकी ख्वातीन से भी, परवेज़ लाई की गालबन एलिया से कुछ कागजात छीने गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की थी। अब ये कानून के दायराकार में नहीं है। वो कागजात जमा करवाते हैं और वो साथ लफ करते हैं अपना टिकट या नहीं करते, वो कानून के दायराकार में है। भाई पहले आप किधर गए थे जब, क्या आपने इन बातों का नोटिस लिया? ना अदलिया ने लिया ना आपने लिया। अब जब वो सारा मामला आगे चला गया, अब आप कहते हैं देखें जी हमने तो सब कुछ कानून के मुताबिक किया है, आइन के मुताबिक किया है, और हमें ये सवालात आ गए। भाई आ गए हैं सवालात, बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाके बतानी थी ना कि ये सवालात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ऑर्डर कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़े कैनवस को देखा है। उन्होंने खाली ये निटी ग्रिटी नहीं देखी कि आपने कानून के मुताबिक चीज़ की थी या नहीं की थी, उन्होंने बड़े कैनवस के ऊपर देखा कि क्या इस जमात के साथ किया गया है। मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब का फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं उनकी सियासत का हामी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे सामने इस जमात के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो मेरे ख्याल में मैं अपनी सहाफ़त का हक अदा नहीं करूँगा अगर मैं ये कहूँ कि ये ज़्यादती है। एट दैट टाइम भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो गलत बात है उसको गलत नहीं कहते, इसीलिए हम दूसरों को मौका देते हैं। और दूसरे क्या करते हैं, दूसरे आके हम में से चंद लोगों को साथ अपने लॉलीपॉप देते हैं, समझाते हैं, हमें कोई फ़ायदे देते हैं या मुफादात देते हैं, और बाज़ का हमें इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर लेते हैं और हम उनकी तरफ चल पड़ते हैं।
बात ये सारा मसला इमरान खान की सियासत में आमद से लेकर जामद तक और जामद से लेकर उनकी तरफ से बुरान तक का जो सारा मसला, ये पैदा किसने किया? इमरान खान कौन लेके आया? किसने उनको लॉन्च किया? आज कौन उनसे निमट रहा है? और फिर कौन आज वावेला कर रहा है कि जी ये तो गलत हो गया, और वो जो कह रहा है कि गलत हो गया वो नए पे बेट लगा रहा है। और हम सबको भी अपना काम करना चाहिए, जो साफी हैं उनको सच बोलना चाहिए, किसी ताल्लुक वास्ते को भी मलूज़े खातिर रखें, एक अदब लिहाज वो ज़रूरी है, लेकिन सच ज़रूर बोलें, बताएं कि ये गलत है भाई, ये गलत जो है वो ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप मेरे ताल्लुक वाले हैं या नहीं है, चाहे मैं सियासत में हूँ, सहाफत में हूँ या अदालत में हूँ। तो ये मेरे ख्याल में ये सारा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम उमर चीमा साहब मुस्कुरा रहे हैं जो है ना, उमर साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, मैं शाह साहब का जो एक कंसर्न सिटीजन वाला एक जो एक उनकी परेशानी है, जो उनका एक तफक्कर है, जो वो मुल्क कौम के हवाले से जो सोच रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ। और इनके उनका अपनी जगह पर जायज़ है, इनके वो मैं बस उसको देख के ज़रा मैं महसूस भी हो रहा था। अलीना, मेरे ख्याल अल्टीमेटली हम बात सारे एक ही कर रहे हैं, हमारा करने का अंदाज मुख्तलिफ है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि मुहावरा को अगर अवॉइड किया जा सके तो बेहतर है। दूसरे लोग जो हैं वो भी अल्टीमेटली यही बात कर रहे हैं ना, जब हम ये कह रहे हैं जी कि कोई अच्छा नहीं होगा या हम कोई मजीद बुरे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। अगर इसमें ये तय करना हो या आपको ये जजमेंट पास करनी हो कि इसमें कौन सा गलत है या कौन सा ठीक है, कोई बंदा ना मुकम्मल तौर पर ठीक है ना कोई मुकम्मल तौर पर गलत है। और ये जब तक इनमें, और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि कोई किरदार, कोई अदारा ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसके पास लिवरेज हो के सबको बिठा सके। ठीक है, वो उसकी वजह से मेरे लिए ज्यादा परेशानी वाली बात वही है कि उसकी वजह से सब लोग जो है ना वो पार्टी बन चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको बिठाने वाला हो। ये अहम बात है। अच्छा, एक और बैठक भी हो रही है ऐवान सदर में, बताया जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वो बैठे हुए हैं, गौर ख्वास कर रहे हैं आगे क्या उन्हें। तो ये जो सियासत के बड़े हैं उनसे क्या निकल सकता है आगे सियासत के लिए, इसको कल के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बन सकती है उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।